प्रणाम दोस्तों। आज वक्त आ गया है कि चिंतन करने की जरूरत है कि ओशो द्वारा दी हुई 112 विधियां क्या ठीक हैं, और यदि वो ठीक हैं तो क्यों ओशो के सन्यासी और शिविरों की तरफ जा रहे हैं और लोगों की ध्यान विधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी चिंतन करने का विषय है कि इतने सारे ओशो सन्यासी जो कैंप ले रहे हैं, वहां क्या ओशो की ध्यान विधियों को सही से कराया जा रहा है या वो अपनी ध्यान विधियों को करा रहे हैं। इसके क्या परिणाम हैं, इससे क्या अच्छा या बुराई होती है। साथ ही साथ ये भी चिंतन करने का वक्त है कि क्यों ओशो आश्रमों में निरंतर लोगों की संख्या कम होती जा रही है जबकि पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आश्रमों में साधकों की संख्या कम है और किताबों की बिक्री और ओशो को छुप छुप के पढ़ने वालों की संख्या अधिक है। तो क्या किया जाए कि वो घर से बाहर निकले। साथ ही साथ ये भी चिंतन करने की जरूरत है कि जो आश्रम हैं उनमें क्या ऐसी दिक्कतें चल रही हैं जिसकी वजह से वो दुनिया के बीच संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे। तो ऐसी ही बहुत सारी बातों करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और निश्चित ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति ओशो के प्रेम में है वो जानता है कि 40 मिनट से कम में तो ओशो कोई अपनी बात भी नहीं कहते थे। तो यदि अगर पूरे ओशो जगत पे चिंतन करना हो सकता है वीडियो 40 मिनट से लंबा जाए। उम्मीद है आप मुझे समझेंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। मैं पहले ही कह देता हूँ कि आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने उस परमात्मा को पहचान के स्थिर हो पाएंगे इन बातों को सुनने के लिए कि आपका वो परमात्मा आपके शरीर, आपके मन में ऐसे कामों को निर्मित करवाए कि उस परमात्मा से दुनिया भी परिचित हो सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सखा शशांक आनंद आप सबके बीच आज एक बहुत कंट्रोवर्शियल जो है टॉपिक लेके आया हूँ। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। प्रणाम दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आज हम चिंतन करने वाले हैं इस बात के पीछे कि क्या ओशो की 112 ध्यान विधियां पर्याप्त नहीं हैं, जो सन्यासियों को और जगह जाना पड़ रहा है, और क्यों बहुत से सन्यासी जो शिविर ले रहे हैं, बहुत तरीके के शिविर ले रहे हैं, अपने अपने तरीके के प्रयोग करा रहे हैं, उससे क्या परिणाम आते हैं। पहली बात तो जान लेते हैं ये चिंतन आया कहाँ से। ये चिंतन इस बात से पैदा हुआ कि जब रजनीशपुरम का निर्माण हुआ और मैंने कहा कि मैं मंच पे चढ़ के यहाँ कोई ध्यान प्रयोग नहीं करवाऊंगा, तो उसके बाद बात आई फिर रजनीशपुरम में ध्यान प्रयोग कौन करवाएगा। कौन लोग होंगे जो ओशो की ध्यान विधियों से लोगों को परिचित करवाएंगे या ध्यान के लिए मंच को संभालेंगे। तो फिर ऐसे बहुत सारे सुझाव आने लगे कि इनसे ध्यान शिविर करवाया जाए, उनसे ध्यान शिविर करवाया जाए। तो बस वहीं से एक चिंतन शुरू हुआ, तो चिंतन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, और आज आपके बीच जो लेके आ रहा हूं निश्चित ही आपके लिए ये आई ओपनर का काम करने वाला है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि शिविर संचालकों की स्थिति, आश्रमों की स्थिति क्या है। देखो, पहली बात तो ये है कि ओशो ने जो ध्यान प्रयोग दिए, निश्चित ही वो ध्यान प्रयोग अपने आप में पर्याप्त हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने की है कि क्या यदि ओशो आज जीवित होते तो ध्यान विधियाँ 112 ही होती या 224 पहुँच गई होती। सहजता से अगर सोच के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ध्यान विधियाँ आगे बढ़ गई होती। ये आगे क्यों बढ़ गई होती उस पर चिंतन कर लेते हैं। ज़्यादातर धर्मों में ऐसा हो रहा है कि आप कहीं जाएं, विपश्यना वाले सिर्फ विपश्यना करा रहे हैं, वो विपश्यना ही कराए चले जा रहे हैं। कहीं और आप चले जाएं तो सुदर्शन क्रिया हो रही है, कहीं आप और चले जाएं तो भावातीत ध्यान हो रहे हैं, कहीं पे ओम का ध्यान हो रहा है, कहीं पे कीर्तन हो रहा है, कहीं पे पूजा हो रही है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है। सब तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब तरीके की चीज़ों से उपलब्ध होने के बाद एक बहुत ख़राब चीज़ है जो हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। और वो अनजाने में होना इतना ख़तरनाक है
कि पूरे धर्म जगत को, पूरी मनुष्य जाति को एक ऐसे जहर को पीना पड़ता है जो उनको अमृत के नाम पे दिया गया था। और वो ये है कि हर व्यक्ति जो भी ध्यान प्रयोग कराता है, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी, जब मैं अपने संबंध में कोई ध्यान विधि कराने बैठता हूँ तो मुझे ये कहना ही पड़ता है कि ये सर्वोत्तम है, ये सबसे अच्छी है। हाँ, प्रूफ करने के ढंग अलग अलग हैं। प्रूफ करने के ढंग अलग अलग ये हैं कि हम लोगों को जो हैं ये कहना शुरू करें कि आप इसको करके देखिए और देखिए कितने लाभ होते हैं। लाभ की संख्या पे डिपेंड करता है, लेकिन लाभ की संख्या आने से पहले कुछ ऐसी और बातें आ जाती हैं कि वो संख्या झूठ मूठ के प्रचार का काम करती है। आपको दोस्त मालूम है कि राजनीतिक लोग एक काम करते हैं और वो काम ये होता है कि वो शहर में दुकानों और घरों के बाहर अपनी स्टिकर, अपने पोस्टर, अपने झंडे लगाते हैं। वो झंडे लगाना आपके ईगो को कहीं ना कहीं फुसलाना और उनके ईगो से और उनके विचार से जोड़ने का काम करता है। आपको पता भी नहीं लगता कि एक पड़ोसी जिससे आपकी लड़ाई चलती है, जब वो किसी एक पार्टी का झंडा लगा लेता है तो आपके मन में उसकी विपरीत पार्टी का झंडा लगाने का विचार आ ही जाता है, क्योंकि आप सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं तुझसे जो हूँ पृथक हूँ, हटके हूँ और मैं श्रेष्ठ भी हूँ। फिर आप उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए उस पार्टी का प्रचार प्रसार भी करने लगते हैं, वोट भी देने लगते हैं, बिना ये जाने कि उस पार्टी का विचारधारा आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाएगी या नहीं। बस यही चालाकी धर्मों में भी होती है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उंगली मेरे ऊपर भी उठेगी, उंगली ओशो के ऊपर भी उठ जाएगी। और यहीं पे लोग कहते हैं कि आप तो ओशो के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ओशो के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जाना है, समझा है। और वो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय से जुड़ता है, कोई ध्यान विधि करने लग जाता है, तो इससे पहले कि वो ये कहे कि इस ध्यान विधि से हमें उतना लाभ नहीं मिल पाया जितने कि हमें विचार था, और हम कोई और ध्यान विधि की तरफ जाना चाहते हैं, किसी और गुरु के सानिध्य में जाना चाहते हैं, किसी और को हम अपने आदर्श मानना चाहते हैं, उससे पहले ही उन धर्मों में तरह तरह के रोड़े दे दिए जाते हैं। उन रोड़ों में माला, वस्त्र भी होते हैं, कहीं पे कुछ नियम उपवास होते हैं, किन्हीं जगह उन धार्मिक क्रियाओं को करते करते ही प्रचार प्रसार में लगा दिया जाता है। दुनिया के बीच तुम्हारा चेहरा ओपन कर दिया जाता है कि तुम फला गुरु से जुड़े हुए हो, ताकि तुम अगर भागे, तुम दूसरे के पास गए तो ब्लेम हो जाएगा, ब्लेम गेम चलने लग जाएगा। तो फिर ऐसे में सामान्यतः मनुष्यों की मजबूरी होती है कि वो उसी संप्रदाय से, उसी व्यवस्था से, उसी संस्थान से जुड़े रहते हैं, और उसे जुड़े जुड़े भले ही कुछ ना पाते हैं, लेकिन एक चीज़ वो कहने लग जाते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। लेकिन मेरा मानना है कि मुसल्सल ईमान को जो व्यक्ति पूरा होगा वो एक बार अनहलक की आवाज़ करेगा ही करेगा। मंसूर की तरह गर्दन कटाने निकलना ही पड़ेगा। और अनहलक की आवाज़ मुसल्सल ईमान से अलग नहीं है, मुसलमान से अलग नहीं है, मोहम्मद के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके जो मानने वाले लोग होंगे, जो तथाकथित तरीके से पकड़ लिए हैं, वो उसको मारने आ जाएंगे। वो मंसूर की हत्या कर देंगे, वो सुकरात को जहर पिला देंगे, वो जीसस को सूली चढ़ा देंगे। वो ये करेंगे, उन्हें और कोई काम आता भी तो नहीं। तो आज रजनीशपुरम की जब स्थापना हो रही है, निश्चित ध्यान रखिए, रजनीशपुरम की स्थापना हो रही है, वहाँ पे आपको शुरुआत में ही मैंने कह दिया कि वस्त्र अनिवार्य होंगे। तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं आपके ऊपर एक बोझ बना रहा हूँ। इस बात को मैं समझाऊंगा कि मैं दूसरे ढंग से कर रहा हूँ। लेकिन बात आती है इस चीज़ की कि ध्यान विधियों के लिए जब संचालक संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं अपने तरीके की ध्यान विधियाँ कराऊंगा। फिर होता ये है कि वहाँ पे बहुत से लोग होंगे, जैसे सपोज दैट रजनीशपुरम है, रजनीशपुरम ओशो के प्रेम में, ओशो की विचारधारा के लिए हमने खोला है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और मंच पे बैठता है
और ओशो की ध्यान विधि से अतिरिक्त कोई ध्यान विधि कराता है तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध ओशो के सन्यासी ही करेंगे, वो उसको समझेंगे नहीं। हो सकता है 100-200 में किसी एक को बहुत प्यारी लगे, वो अच्छी बात भी है। दूसरी तरफ जो करा रहा है वो ये नहीं देखेगा कि उस एक व्यक्ति का फोटो डालें कि एक व्यक्ति वो जो है उसे वो क्रिया लाभ की 100 लोगों में से 99 को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो अपना फोटो जो है वो पूरा खिंचवा के कि देखो 100 लोग आए थे, 500 लोग आए थे, और वो अगले दिन अपनी पोस्ट डाल देगा ओशो ध्यान शिविर। विधि वो अपनी करा रहा है, ओशो ध्यान शिविर बोल रहा है, और फिर हालत ये होती है उसका ईगो हाई चला जाता है, बहुत हाई चला जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसकी विधि गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग गलत जगह हो रही है। मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है इस चीज़ का रजनीशपुरम में, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि रजनीशपुरम किस ढंग से काम करने जा रहा है और मैं किस ढंग से वहाँ पे अपना लोगों के सामने इस चीज़ को बता पाऊँगा प्रैक्टिकली, बातों से नहीं। बातों से तो बहुत लोग रजनीश को अच्छा कह सकते हैं, रजनीश को बुरा कह सकते हैं, धर्म को अच्छा कह सकते हैं, धर्म को बुरा कह सकते हैं। प्रैक्टिकली जीवन में उतार के दिखाने की बात आए तो बात हो। 3 घंटे के लिए मंच पे चढ़ के बोलना, तमाशा करना, 3 दिन का ध्यान शिविर कर लेना और उसके बाद अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लेना। बहुत से लोग 3 दिन का ध्यान शिविर करके समझने लगते हैं कि वो बहुत बड़े संत हो गए, और कोई लोग 3 दिन का ध्यान शिविर करवा के समझने लगते हैं कि वो बहुत बड़े बुद्ध हो गए। भ्रम है, साधकों को भी भ्रम है और सिद्धों को भी भ्रम है, जो करा रहे संचालक उनको भी भ्रम है। लेकिन इसी भ्रम के बीच हजार लोगों की भीड़ में कोने पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उस संचालक के प्रति पूर्णतः समर्पित हो चुका है। सारा खेल इस बात का है कि उसे उससे कैसे मिलवाया जाए। हजार संचालकों की भीड़ में कोई एक संचालक है जिसके हृदय में बुद्ध जैसी करुणा उठी है, लेकिन लोग उससे परिचित नहीं हो रहे, उसका विरोध करके उसे डिप्रेशन जैसी स्थिति में ले आते हैं। बुद्धों को भी डिप्रेशन हो सकता है अगर गलत तरह का प्रयोग करने लग जाएं। तो ऐसी कंडीशन में उस एक व्यक्ति को कैसे परिचित कराया जा सके दुनिया से, वो भी जरूरी है। तो एक व्यवस्था रची गई है। वो व्यवस्था ये है कि रजनीशपुरम में जो ध्यान प्रयोग होंगे, जो भी ध्यान प्रयोग होंगे, वो सभी वो होंगे जो कि ओशो ने बताए हैं। जो भी ध्यान प्रयोग होंगे, अगर ये कहा जाएगा रजनीशपुरम में ध्यान शिविर है, तो पहली बात, रजनीशपुरम में जो ध्यान शिविर है, ज़्यादातर होता है ध्यान शिविरों में आप ध्यान शिविर करते हैं। जैसे अभी आप गुरु पूर्णिमा की हमारी पोस्टें देखेंगे, गुरु पूर्णिमा में नीचे लेंगे संचालक कौन है, कोई संचालक नहीं, कोई भी संचालन कर लेगा। अरे ओशो की ध्यान विधियां तो कैस्टें दी हुई हैं, लगाओ और शुरू हो जाओ। लेकिन होंगी ओशो की ध्यान विधियां, क्योंकि ओशो आश्रम में गुरु पूर्णिमा हो रहा है। अगर किसी को और किसी से प्रेम है तो निश्चित ही उसके पास उसे जाना चाहिए, वहां जाके मनाना चाहिए। तो ओशो आश्रम में ये जो बात होगी तो ओशो की ध्यान विधियां होंगी। लेकिन फिर वो मेरी बात कहाँ गई जहाँ मैं कह रहा था कि और भी लोग हो सकते हैं, और भी अच्छी ध्यान विधियाँ हो सकती। बहुत अच्छा एक तरकीब आई है निकल के चिंतन के दौरान, कई लोगों से चिंतन हुआ, बात निकल के ये आई। अब अगर ये बात आती है, जैसे आप मेरा जीवन देख लें, आप मेरे जीवन में शुरुआत के छोड़ दीजिए, वो समय योग निद्रा कराने से पहले आप छोड़ दीजिए। मैं योग निद्रा जब कराना शुरू किया था उससे पहले मैंने भी शिविर लिए थे, ओशो शिविर लिए, और ध्यान विधियां ओशो की कराता था। हाँ, बीच बीच में मैंने अपनी ध्यान विधियां भी कराई, लेकिन उसका ही तो विरोध झेला इतना। आप देखते होंगे कई जगह ओशो के नाम पे धंधा मत करो। भाई ओशो के नाम पे क्या धंधा कर रहे?
हम जो धंधा कर रहे हैं अपने नाम पे कर रहे हैं। योग निद्रा के शिविर लिए हमने कब लिखा? ओशो की योग निद्रा हम करा रहे हैं, अपने ढंग से करा रहे हैं, अपने दम पे बुला रहे हैं, और यही मेरे निखरने का कारण रहा। तो यदि मैं आज संचालकों को ये चीज़ संदेश दे रहा हूं, तो संचालकों को हृदय से दे रहा हूं कि अगर वो सही इस चीज़ का पालन करें तो या तो वो इस भ्रम से बाहर आ जाएंगे कि उनमें कोई संचालन की क्षमता नहीं है, और या फिर वास्तव में उनके अंदर का एक संचालक निकल के आएगा जो बुद्ध तक की यात्रा करेगा। यहां पे जो मैं संदेश दे रहा हूं उसको सही से समझा गया तो जिन आश्रमों द्वारा कराई गई विधियों का कोई लाभ नहीं हुआ होगा किसी को, वहां पे कोई एक व्यक्ति जो दूसरा आएगा उसकी विधि से उसको वो लाभ हो सकता है। तो तरकीब ये है कि लोग जो भी ध्यान प्रयोग कराते हैं, किन्हीं को लगता है कि उन्होंने कुछ ध्यान विधियां खोजी हैं। निश्चित बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता। ऐसे सभी लोग, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस जगत में जितने भी संचालक हैं जो ध्यान शिविर लेते हैं, कोई रेकी शिविर लेता है, कोई योग शिविर लेता है, कोई कुछ लेता है, तरह तरह के लोग हैं, किसी को भी लगता हो कि उसमें वो प्रतिभा है कि वो कुछ कर सकता है, तो वो रजनीशपुरम में ध्यान शिविर ले सकता है। लेकिन उस शिविर में कहीं पे भी रजनीशपुरम उसके शिविर का प्रचार नहीं करेगा। कहीं पे भी वो व्यक्ति इस बात का प्रयोग नहीं करेगा कि मैं ओशो शिविर लेने जा रहा हूं, रजनीशपुरम में ओशो के सन्यासियों में शिविर लेने। वो शिविर अपने शिविर का प्रचार करे, और उसके बाद वो रजनीशपुरम में उसे इतनी सुविधा मिलेगी कि उसे उस शिविर करने के लिए स्थान मिलेगा, वहाँ पे आने वाले साधकों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी। आप लाइए, आप हमसे समय ले लीजिए, लाइए, लेकिन उस समय में हम प्रचार नहीं करेंगे। वरना होता ये है कि आप आते हैं, आप हमें जो है हम एक क्रिया कराना चाहते हैं, कोई सी क्रिया है ना, कोई भी क्रिया, ध्यान क्रिया कराना चाहते हैं, आप अपने तरीके से खोज की। अरे स्वामी जी में शिविर लेना है, स्वामी जी ने प्रचार कर दिया, आश्रम में आने वाले सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए और पूरे तरीके से जो हैं भीड़ भाड़ हो गई, और वो व्यक्ति आए, उनके साथ एक बस कोई आ गया, एक चेला जिसका नाम उन्होंने जगत रखा हुआ है, तो स्वयं वो जगत गुरु तो होते ही होते हैं, आ गए, बैठे और ईगो सेटिस्फाई करके कि मुझे 200 लोगों ने सुना। वो तुम्हें नहीं सुना, तुम्हें नहीं सुना, वो तो तुम्हारे चेले ने भी तुम्हें नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से फिल्टराइजेशन हो जाएगा, साधकों को भी पता लग जाएगा कि दूसरी क्रियाओं में क्या है क्या नहीं, और जो संचालक हैं उनको भी पता लग जाएगा कि उन्हें कोई सुनता है, मानता है या नहीं। और दोनों में से अगर किसी का संचालक छूटे तो उसे लाभ हुआ कि व्यर्थ के रास्ता उससे अलग हट गया, और अगर किसी साधक को किसी नई प्रकार की विद्या से कोई लाभ हो जाए तो वो उसकी यात्रा में सहयोगी हो गई। और ऐसा नहीं है, ये मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं। अगर कभी मैं अपना कैंप करूंगा तो मैं अगर खुद ध्यान कराने बैठूंगा तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं तो आज की तारीख में अगर मुझसे कोई ध्यान विधि पूछे आके, तो वैसे बहुत विधियां कराई हैं, जाना है, सब कुछ जानता हूं, लेकिन आज अगर मैं ध्यान विधि कराने बैठूंगा तो मैं हाइड्रोजन की कराऊंगा। और हाइड्रोजन की कराऊंगा ही नहीं, उसका शुल्क भी बहुत ज़्यादा होगा। सामान्यतः और शिविर तो हमारे यहाँ निःशुल्क होंगे, लेकिन अगर मेरा शुल्क की बात कही जाए तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक की फीस होगी, इससे कम मैं नहीं कराऊंगा। तो बात ऐसी है मित्रों कि ये एक तरीका है कि चीज़ों को फिल्टर किया जा सके, ध्यान संचालकों को एक मौका मिल सके अपनी बात कहने का, अपने को पेश करने का, और साधकों को भी नई चीज़ मिल सके। उसके अलावा जो बात करते हैं वो ये है कि आश्रमों में क्या दिक्कतें होती हैं, किस किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, उन पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि रजनीशपुरम बनने जा रहा है
तो एक मित्र ने पूछा, रजनीशपुरम है क्या स्वामी जी? क्या ये सखा परिवार है? क्या ये आपका सखा वेलनेस है या ओशो का कुछ है, या है क्या? तो मैंने कहा कि मित्र, आप कभी कभी एक चौराहे पे जाते हैं तो वो चौराहा जो है वो 4-5 रास्तों से मिलके बना होता है। 4 रास्ते आ रहे होते हैं और उससे टकरा के मिल रहा होता है। तो कभी कभी कोई चीज़ होती है, कहने को तो चौराहे से 4 रास्ते निकलते हैं, लेकिन गौर करो 4 रास्ते एक जगह टकराते हैं, वहाँ चौराहा बनता है। तो ये जो रजनीशपुरम है, ये ओशो की विचारधारा भी है, ये सखा वेलनेस भी है, ये सखा परिवार का एक अनुभव भी है, और साथ साथ कहा जाए ये आश्रम बिल्कुल नहीं है, ये एक कम्यून है। फिर समझ लो, सखा परिवार द्वारा संचालित रजनीशपुरम कोई आश्रम नहीं है, बल्कि एक कम्यून है। और कम्यून और आश्रम का भेद होता है। आश्रम में कोई व्यक्ति आता है और 2-3 दिन की साधना करके चला जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम भी होंगे। लेकिन फिर होता है कि बहुत लोग बहुत लंबे समय के लिए रुकते हैं, और लंबे समय जब रुकते हैं तो बड़े खतरे होते हैं, क्योंकि डे बाई डे हर आदमी के रंग दिखाई देना शुरू होते हैं। आपको मालूम है, गुरु की संगत में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर गुरु मक्कार है तो बहुत जल्द अगर उसके संगत में रहते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा अंदर अंदर क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर तो कुछ और चलता है, अंदर अंदर कुछ और चलता है। और अगर गुरु मक्कार नहीं है तो लंबे समय में भी तुम पाओगे कि वो जैसा है वो हमेशा ही वैसा, वो अच्छा बुरा जैसा भी है, उसका डुअल फेस नहीं है। सच्चे इंसान और गलत इंसान के बीच अगर मुझे भेद करना हो तो और कोई नैतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं कि कोई शराब पीता है तो अच्छा नहीं है, कोई शराब नहीं पीता है तो अच्छा है। तो इन सब बातों से तो मैं किसी व्यक्ति का कैरेक्टराइजेशन करता नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति दोगला है वो बुरा है, जो व्यक्ति जैसा है वैसा प्रकट करता है वो ठीक है। हाँ, जैसा है वैसा प्रकट करने से कभी कभी बहुत नुकसान होते हैं, तो वो नुकसान झेलना उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वही उसका भुगतान है। एक बड़े मज़े की बात है, किसी ने पूछा था कि मौज में कौन रहता है, तो मैंने कहा था बात कि जो अपनी खोज में रहता है वही मौज में रहता है। फिर समझ लेना, आश्रम में आते हैं लोग, कोई घूमने जा रहा है, कोई आश्रम में आके दोस्ती काट रहा है, कोई आश्रम में लड़कियां टहल रहा है, कोई आश्रम में कुछ देख रहा है। सबको अपने अपने लालच हैं, लेकिन आश्रम में जो खोज में आया वही मौज में नहाया। इसलिए आश्रम 2-3 दिन के लिए तमाशे करने वाला, शिविर चलाने वाला, और जो कम्यून है उसमें बहुत अंतर है। कम्यून जो है वो एक जिम्मेदारी का काम है। 3 दिन का शिविर कराना व्यवस्था का काम है। व्यवस्था तो ऐसी है की जा सकती है कि 3 दिन तक फला आदमी ये खाना बनाएगा, खाने में पूड़ी बनेगी, ये हलवा बनेगा, ये सब बनेगा, वो किचन वाला काम कर रहा है। वो एक व्यक्ति शिविर लेगा, इतने इतने बजे शिविर होगा, ऐसा होगा, सुबह इतने बजे घंटी बजाएगा, चाय देगा, ऐसे ऐसे होगा। काम बांटा जा सकता है। 3 दिन का काम तो व्यवस्था का हो जाता है। लेकिन लंबा काम होता है, सालों तक लोगों को रहना है, तो बात फिर जिम्मेदारी हो जाती है। फिर जिम्मेदारी बहुत अलग तरीके की है। 3 दिन तो किचन में काम आप ठेका दे दो, कोई कर सकता है, लेकिन लगातार कोई किचन में काम करेगा तो वहाँ बड़े बवाल होते हैं। मैंने देखा है किचन में जो आश्रम का सबसे ज़्यादा हृदय, दिल धड़कने वाली जो जगह होती है कम्यून में, वो किचन होती है। सन्यासियों को भूख बहुत लगती है, और भूख बहुत लगती है तो जुगाड़ बनाए रखते हैं किचन के आस पड़ोस। किचन चलाने वाला कौन है, उसके ईगो को सहलाते रहते हैं। आश्रम में गुरु से ज़्यादा अगर किसी का ईगो सहलाया जाता है तो वो जो किचन संभालता है,
सारे लोग जो चेले टाइप के होते हैं, जो गहरे होते हैं, जो प्रेम में होते हैं, वो अलग बात है। मैंने कहा जो खोज में होगा वो मौज में होगा, लेकिन उसके अतिरेक जो होते हैं वो गुरु को भी जबरदस्ती सलाम ठोकते रहते हैं कि गुरु की कहीं टेढ़ी निगाह पड़ी और आश्रम से बाहर हुए, और किचन में भी सलाम ठोकते रहते हैं कि भाई जब भूख वूख लगे तो मिल जाएगा खाने को। लेकिन फिर किचन वाले पे भी प्रेशर होते हैं, लोग साफ सफाई नहीं करते, गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बात जो है वो व्यवस्था से आगे चली जाती है, फिर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। एक साधक आया है, शुरू में तो सब आंखें बंद करके 3 दिन के लिए आया, तो बड़े अच्छे सुंदर ढंग से पेड़ों के साथ चिपट चिपट के फ़ोटो खिंचाते हैं। मैं इतने दिन से, मेरे साथ लोग सालों से रहते हैं। शुरुआत में लोग आते हैं तो आंखें बंद करके बहुत बढ़िया से बैठते हैं, पेड़ों से चिपट के फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़ा संतों की तरह व्यवहार करते हैं। लंबे समय आप जब साथ रहने लगे, कोई पेड़ों से नहीं चिपटता, कोई आंखें बंद करके नहीं बैठता, कोई उस तरीके का व्यवहार नहीं करता, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा है, होना ही चाहिए, गुरु के साथ मित्रवत होना ही चाहिए। लेकिन एक मित्र वो होता है जिसको हम सखा बोलते हैं, कि जो हमारा मित्र भी है और गुरु भी, और एक मित्र वो होता है जिसको हम माँ बहन की गालियाँ दे के बात कर लेते हैं, इंसल्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत अंतर है। गुरु को मित्र बनाया सखा की तरह तो बहुत अंतर है, गुरु को मित्र बनाया सिर्फ अपनी यारी दोस्ती के लिए, समय करने के लिए, पास करने के लिए, बहुत अंतर है। गुरु को अगर समय पास करने के लिए बिठाया तो तुमने नुकसान कर लिया। वो नुकसान ऐसा ही है कि तुम एमआर हो गए, तुम पे झोला भी मिल गया, कंपनी ने तुमको एमआर का दे दी पोस्ट, और तुम लेके बैग चले गए हो। अब बैठे हुए हो तुम जाके पार्क में समय व्यतीत कर रहे हो, शाम को वापस आते हो कि सर कोई ऑर्डर नहीं मिला। बिल्कुल ऐसी बात है। गुरु के संग रहना है तो श्रद्धा के साथ रहो, वरना मत रहो। इसी के साथ साथ बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सखा आपने इतना प्रचार अब कर दिया कि सखा जो है ऐसे बना रहे हैं रजनीशपुरम में लोग निःशुल्क रहेंगे। ये निःशुल्क का खेल क्या है? हरामखोरों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी सखा, अब क्या करोगे? तो वही देखो, आज मैं थोड़ा बता देता हूँ। 4 ग्रेड हैं, 4 ग्रेड के हिसाब से काम होगा। पहला ग्रेड जो इलाज कराने आएंगे, निश्चित ही उनसे कोई काम तो लिया नहीं जाएगा, वो इलाज कराएंगे, शुल्क देंगे, ठीक होंगे, अपने घर जाएंगे। दूसरे वो लोग होंगे जो साधना करने आएंगे, कभी भी अपनी मर्जी के, अपने समय निकाल के अपने हिसाब से वो लोग शुल्क देंगे, वहाँ रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, साधना करेंगे, घर जाएंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो शिविर होंगे, जो 3-3 दिन 7 दिन के कोई फंक्शन होंगे, उस फंक्शन के दौरान कुछ लोग हैं जो आएंगे, निश्चित ही उनसे भी काम नहीं करवाया जाएगा। कोई पहले दिन आया, हम कैसे उसे काम समझाते हैं, उसे समझाने में ही हमारा समय चला जाएगा। तो 3 दिन के लिए कोई आएगा, आओ नाचो गाओ, उनके लिए पूर्णता निःशुल्क रहेगा। खाओ पियो, घर जाओ, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, पूरी हरामखोरी। लेकिन चौथा ग्रेड है जो आएंगे कि हम सदा के लिए रहना चाहते हैं, बस वो बड़ा खतरनाक वाला है, क्योंकि बहुत से लोग करेंगे पूरी ज़िंदगी हरामखोरी की व्यवस्था हो रही है तो चलें, ऐसे आ जाते हैं। तो उनके लिए बता देता हूँ, बड़े कर्रे नियम रहने वाले हैं। पहले तो उन्हें 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कोई समय नहीं बता रहा हूँ, 21 दिन तो कम से कम मान लो। पहले तो उन्हें रगड़ा जाएगा, हर तरीके की चीज़ों में उनको धक्का दिया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ पे ये बौखलाते हैं, विचलित होते हैं, और किस काम को किस ढंग से करते हैं, सही गलत, तो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहले राइट टाइम किया जाएगा उनको। राइट टाइम मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पहले आओ 20-21 दिन मेरे साथ रहो और उसका शुल्क दो, उसके बाद देखेंगे समझेंगे तुम रखने योग्य हो कि नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में तो मामला भटक जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ज्योतिष वाला हमारा एनालिसिस कर लो स्वामी जी, हम आ गए आपके दरवाजे पर खड़े हैं, आप ज्योतिष एनालिसिस कर लो, बता दो रखोगे या नहीं रखोगे। तो ये भी बता दूं, ज्योतिष एनालिसिस के पैसे पड़ने वाले, वो फोकट में नहीं होने वाला है। और फिर या तो आप उसके पैसे दीजिए, पैसे भी उसके अच्छे खासे होंगे, 20-21 हज़ार रुपये से कम नहीं होंगे। 21 हज़ार रुपये दीजिए, एनालिसिस करने के बाद हम बता देते हैं रखने योग्य हो कि नहीं हो, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रखे जाने वाले।
और जो 21,000 नहीं दे सकते हैं उनको पहले रगड़वाया जाएगा। काम करने के बाद 2-4 महीने बाद भी हो सकता है उनको देखा जाए, फिर उनकी कुंडली एनालिसिस किया जाए। कुंडली एनालिसिस करके पाया कि नहीं योग्य, उनसे कहेंगे जाओ घर जाओ वापस, इतने दिन रह लिए, खा पी चुके, काफ़ी है। तो वो चौथी जो ग्रेड है, जो वास्तव में साधक है, जो परमात्मा के प्रेम में अपने जीवन को लगाना चाहता है, उसके लिए निश्चित ही उन चीज़ों का सहयोग होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच के चले आएंगे कि सखा वेलनेस में स्वामी जी इतना काम करते हैं तो हम कुछ सीख लेंगे, हम कुछ जान लेंगे, कुछ हमें स्वामी जी सिखा देंगे, फिर हम भी अपना सेंटर खोलेंगे जाके। मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो अपने सारे वीडियो में सिखा ही रहा हूँ, तुम सीख नहीं पा रहे हो। कारण वही है, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जिसके बाद मैं जान पाया, और तुम सोचते हो हम 4 दिन में तुम्हें सिखा दें, संभव ही नहीं। तो उसके लिए भी जो आएंगे आ जाएंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम तो क्या है, हम अपने, अगर कोई ऐसे आ भी गया हमें धोखा देने के नाम पे, तो कुछ दिन वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा, हमारा काम करेगा, फिर चला जाएगा निराश होकर, कुछ होना है नहीं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ प्यारे आएंगे जिन्हें हम देखेंगे उनकी योग्यता है, उन्हें तो हम खुद सिखाएंगे। और किसी भी तरीके का, कुछ लोग अगर ये सोचते हो कि वहाँ जॉब वॉब मिल जाएगा, सखा जी में जॉब दे देंगे, कुछ धन आएगा, पैसे आएंगे, ऐसे भी लोग आ जाते हैं। तो भाई यहाँ कोई जॉब वॉब नहीं है, यहाँ उल्टा तुम्हारी गर्दन ली जा रही है, यहाँ दिया कुछ नहीं जा रहा। और जो दिया जा रहा है वो अगर तुम समझ पाओ तो निश्चित जानो गर्दन दे ही दोगे। तो फिलहाल अभी मैंने रजनीशपुरम को लेके, ध्यान शिविरों के लेके कुछ बातें की। अंत में व्यवस्थित ढंग से शॉर्ट में हम कुछ और कह देना चाहते हैं, वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि रजनीशपुरम में आप अपना शिविर लें, तो यदि आप शिविर लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बीच बीच में मैं खुद ऐसे शिविरों का आयोजन करूंगा जो संचालकों के लिए होंगे, जिसमें अच्छे संचालक तैयार किए जाएंगे और देश दुनिया में उनको भेजा जाएगा ओशो के कार्य प्रचार के लिए। साथ ही साथ एक और चीज़, जो लोग अपने शहरों में ध्यान शिविर करवाते हों, अभी तक करवाते आए हों, उनको 5, 7, 10 शिविरों का अनुभव हो करवाने का, तो वो सब ये जानते हैं कि ओशो के सारे शिविर घाटे के शिविर होते हैं। तो वो लोग भी अब संपर्क करना शुरू कर दें। रजनीशपुरम की पोस्टें वो सब देखते रहें। उनको जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म पे, जहां ये वीडियो दिख रहे हैं आपको, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी सूचना दी जाएगी कि एक बीच बीच में ऐसे शिविर लिए जाएंगे जो कि संचालकों के और जो व्यवस्थापक होते हैं, जो शिविर की व्यवस्था करवाते हैं, उन लोगों के मिले जुले शिविर होंगे। और एक ऐसा हल निकालने की कोशिश होगी कि कैसे ओशो के काम को बढ़िया तरीके से देश दुनिया में करा जा सके, और इतनी बड़ी सोच के साथ किया जा सके कि हम ओशो की ध्यान विधियों को लेके, ओशो के देशनाओं को लेके हम जगत में किसी प्रकार का मतभेद नहीं फैलाएंगे। ओशो की खूबी यही थी कि ओशो हर एक को पिरो के चले। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो मीरा पे बोल रहे हैं तो अपने संग में वो उसको बुद्ध को नहीं बैठा लेंगे, और जब वो बुद्ध पे बोलेंगे तो मीरा को प्रवेश नहीं करने देंगे। इसी कारण कभी कभी ओशो को लोग गलत समझ लेते थे। यही मेरे साथ भी होता है कि लोग जो हैं, हम जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस पर वो इतनी धुरंधर तरीके से बोलेंगे कि फिर वहाँ पे दूसरे को प्रवेश नहीं देंगे। तंत्र पे बोलेंगे तो हम किसी भी तरीके से जो हैं उसमें योग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पतंजलि पे बात करेंगे तो किसी तरीके से हम कृष्ण को वहाँ पे नाचने गाने की परमिशन नहीं देने वाले। ये बात अलग है कि जब व्यक्ति की समझ बढ़ जाती है तो वो जान जाता है कि योग एक दिन आगे बढ़ के तंत्र बन जाता है, तंत्र एक दिन आगे बढ़ता है, भक्ति बन जाता है। सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग में ही सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो नटराज की है, जहां नृत्य बन गया। लेकिन ये बात समझने के लिए अभी सबकी बुद्धि पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन बातों को, उन गहराइयों को मैं करना नहीं चाहता। रजनीशपुरम में निश्चित ही मैं मंच पे नहीं चढ़ूँगा, लेकिन अपनी बातों को भले ही ज़मीन पे बैठ के करूँ। बहुत से कम
लोग मिलेंगे मुझे, लेकिन मैं उनसे अपनी वो बातें करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। साथ ही साथ नए शिविर संचालकों को और नए अपने शहर में शिविर कराने वालों को मैं तैयार करूँगा, जो रजनीश की देशना को दुनिया तक पहुँचाने का काम करें। और दूसरी बात, ये सबके लिए है। ओशो को तो सुनते हो ना, और बताते नहीं हो कि ओशो को सुनते हो। दिल धड़कता है कि कभी ओशो के सन्यासियों के बीच चले जाओ, और डरते हो कि जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, डरते हो लाल कपड़े पहना के पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मित्र, जो समोसा दुकान पे रखा देख के मुंह में पानी आता हो, सोचो उस समोसे को शरीर में पहुंचा के कौन सा आनंद आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप ओशो को पढ़ते हो, सुनते हो, तो वक्त आ गया है, निकलो, चलो रजनीशपुरम। प्रणाम।